शुरू से रिवाइज करेंगे सारा। शुरू से ही करें तो मैं पूछूंगा फिर आपसे, आप देख देख के बोलना है ना, देख के बोलने से भी याद होगा। सबसे पहले अपन बात किए थे नैनोदय मोणोदय नैनसी की। चलो मैं एक बार इसको छुपा देता हूँ, फिर बोलेंगे आप। मोणोदय नैनसी। अब ये बताइए मोहनोद नैनसी किसका दरबारी विद्वान है? पहला क्वेश्चन तो ये है, जसवंत सिंह प्रथम का। और राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोद नैनसी को। किसने दी उम्मा? किसने? शाबाश, के एम मुंशी। कहाँ से है के एम मुंशी? जयपुर से, उदयपुर से? बिल्कुल जयपुर से। और इनकी जो नैनसीरी ख्यात है उस कृति की तुलना के एम मुंशी ने कहा किससे की थी? अकबर। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल। कहाँ से है अबुल फजल? आगरा से। कहाँ से है? आगरा से। इसके बाद मोहनोद नैनसी की दो कृतियां पढ़ी, एक नैनसीरी ख्यात और एक पढ़ा मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर, और नैनसीरी ख्यात को कहा जाता है जोधपुर का गजेटियर। इसके बाद हम बात किए थे नैनसीरी ख्यात के बाद, मुझे लगता है बांकीदास ही पढ़े होंगे आप। क्या पढ़े थे? बांकीदास। देखो बांकीदास पे हम जो पढ़े थे कि बांकीदास जोधपुर के शासक मान सिंह का दरबारी विद्वान है, और इसे मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है। मारवाड़ का बीरबल। मारवाड़ का बीरबल किसको कहते हैं? बांकीदास को। किसको? बांकीदास। और बीरबल को तो जानते हैं, जिसका मूल नाम क्या था? महेश दास। कहाँ से थे? जालौर से। महेश दास यानी जिसको हम बीरबल के नाम से जानते हैं, उनका मूल नाम है महेश दास था। कहाँ से वो? जालौर से हैं। और रही बात है बांकीदास की, बांकीदास एक तो मारवाड़ का बीरबल कहलाता है। इनकी कृति में हमने बात पढ़ी थी, एक तो बांकीदासरी ख्यात, मान जसो मंडन, कुकवि बत्तीसी, दातार बावनी। फिर हमने पढ़ा एक स्वतंत्र बावनी तेज कवि, एक सियासन बावनी सुंदर दास, एक पढ़ा हमने किरतार बावनी दुरसाड़ा। तो हम चल पड़े किसकी ओर? दुरसाड़ा पढ़ा धुंधला गांव बीकानेर से। उनकी करती बताए ना आपको, एक तो अभी पढ़ी कौन सी? किरतारे बावनी और विरुद्ध क्षेत्री पढ़ी, विरुद्ध क्षेत्री। और एक राव सुल्तान कवित। इसके बाद बांकीदास के जो हमने पढ़े, और एक मानजसो मंडन तो याद है नहीं, ये तो करतियां इसके हैं। इसके बाद एक से मानसिंह जीरा झोलना, ये करती रहेगी। सूर्यमल मिश्रण को पढ़े हम। सूर्यमल मिश्रण कहाँ से थे? बूंदी से। किसके दरबारी विद्वान है? राम सिंह है प्रथम के। उपमा क्या दी गई? शाबाश, राजस्थान का राजकीय कवि और वीर रसावतार का कवि। पहली करती इनकी राम रंजान, अंतिम करती इनकी वंश भास्कर को पूरा किसने किया? मुरारी दान। धन्ना दान ने नहीं किया, मुरारी दान ने किया। करते हैं याद होनी से, वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, राम रंजान, बलवन विलास, दातु रूपावली, छंद में मयुक, उमेद चरित्र, बुद्ध चरित्र किसकी करती हैं? सूर्यमल मिश्रण की करती है। जबकि आपको पता है कि वीर सतसई के अंदर 1857 की क्रांति का भी उल्लेख है। इसके बाद हम बात पढ़े थे, ये सारी जो बातें हुई थी, राजशेखर की कृतियां पढ़ी थी। किसकी? राजशेखर की बात की तो राजशेखर महेंद्रपाल और महिपाल के दरबारी विद्वान है। महेंद्रपाल है, महिपाल के दरबारी विद्वान है, जबकि महेंद्रपाल के गुरु भी हैं, संस्कृत के आचार्य थे। इनकी एकमात्र ऐसी कृति है जो संस्कृत भाषा को न छोड़ के प्राकृत भाषा में, वो है काव्यमीमांसा। बाकी इनकी कृतियां हैं वो किस में है? संस्कृत भाषा में। तो कृतियां याद होनी चाहिए राजशेखर की, काव्यमीमांसा, कर्पूर मंजरी, विंध्याचल बंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, प्रबंध कोश, हर विलास, प्रचंड पांडव। यही था प्रचंड पांडव। याद है कि नहीं ये बातें? चलो मैं याद कर लेता हूं आपके नाम के। इसके बाद मारणा कुंभा की बात पढ़े हम। मारणा कुंभा है ना, मारणा कुंभा पढ़े जी। मारणा कुंभा का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है
वो संगीत राज है। कौन सा है? संगीत राज। कितने भाग हैं? 5 भाग। पहले एक लिखेगा पाठ, फिर वाद्य, गीत, रतन, रस, यही तो है। तो पाठ्य, गीत, वाद्य, रस और नृत्य। इसके बाद कर्तियां पढ़ी थी हमने, संगीत रास, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत कर्म दीपिका, सूड परबंध, सुधा परबंध, काम राज, रत्तिसार, हरिवर्तिका। 3 इसके हमने पढ़े टीका ग्रंथ, एक रसिक प्रिया, एक चंडी शतक, एक संगीत रत्नाकर। हमने बात पढ़ी कि जो इनका रसिक प्रिया ग्रंथ जो है टीका ग्रंथ, वो जयदेव कृत गीत गोविंद पर आधारित है, जबकि हमने बात की कि संगीत रत्नाकर जो करती है मूलतः वो सारंगदेव की है। किसकी? सारंगदेव की। इसके बाद हमने पढ़ा कि रसिक प्रिया करती मूल किसकी है? रसिक प्रिया मूल करती केशवदास की है। चंडी शतक मूल करती बाण भट्ट की है। इसके बाद हम बात की एकलिंग महात्म्य की। एकलिंग महात्म्य को लिखना जो शुरू किया था वो माणा कुंभा ने शुरू किया। राजा वाजा था तो मैंने आपको बताया था कि राजा थे साहब, कहाँ टाइम था मिलने को, है ना। जैसे आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, जो राजा जैसे है ना उनको कहाँ पढ़ने को टाइम, रानी साहिबा, राजा साहिबा, कहाँ टाइम उनको, है ना। पापा की परी नहीं पढ़ती तो नहीं पढ़ती। अब राजा तो थे, अब लिखने को शुरू तो कर दिया। पहला भाग लिखा जिसका नाम राजवर्णन था। क्या था? राजवर्ण। फिर इनका एक दरबार में दरबारी विद्वान था, वेतनिक, पैसे के बदले लिखता था, भाई पैसा दो हम लिखेंगे, तो उसका नाम था कान्हा व्यास। कान्हा व्यास। कान्हा व्यास इनका वैतनिक कवि है। इसके टोटल 18 भाग हैं, नहीं 18 खंड हैं, 4 भाग हैं। 4 भाग 18 खंड होने के कारण, 4 भाग होने के कारण तो 5वां वेद कहा, 18 खंड होने के कारण इसे 19वां पुराण कहा जाता है, 19वां पुराण। परंतु ऐसी बात हमें वेली कृष्ण रुक्मणी की बात करके भी गए थे। किसकी? वेली कृष्ण रुक्मणी। वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ लिखा था बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो रायमल के बड़े भैया हैं और कल्याणमल के बेटे हैं। किरण कंवर के एजबेंड है, एजबेंड है, भैया नहीं है, क्या है? एजबेंड, एजबेंड है साहब उसके। और शक्ति सिंह के दामाद हैं जी। महाराणा प्रताप के भी दामाद ही लगते हैं, तायर सुसर जी हैं महाराणा प्रताप। इसीलिए उस डिंगल का ऑरेंज कहा जाता है। डिंगल भाषा में लिखा है, डिंगल है भाषा में, कौन सी भाषा में है? डिंगल भाषा में। डिंगल भाषा में लिखा गया, डिंगल का ऑरेंज कहा जाता है। डिंगल का ऑरेंज किसने कहा था? टेसीटोरी ने। टेसीटोरी कहाँ से थे? इटली से। इटली से थे, राजस्थान के साहित्य ग्रंथ का अध्ययन करने आए थे। एक बार ऊंट से गिरे, नीचे धनाक से गिरे, नाट टूट गई, बीकानेर में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद उनकी छतरी भी बीकानेर में बनी है। क्या बनी है? बीकानेर में। पृथ्वीराज राठौड़ की अन्य कृतियां भी हमने पढ़ी थी कि पृथ्वीराज राठौड़ की गंगारा दुआ, गंगारा दुआ, गंगा लहरी, दसम भागवत, दसम भागवत, दसम भागवत। चूंटिया चढ़ी न्यू को नहीं धक्का मुक्की करया करो निशा, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। ये बचपना मत करो, शरारत किया करो, तो ऐसे गजब किया करो, सभी क्लास को पता चले। चलो कोई ना, हंसी मजाक से ठीक है, कोई याद कर ले, ठीक है। इसके अब देखो, इसके बाद हम बात किए थे कि पृथ्वीराज राठौड़ जो थे पीथल के नाम से लिखते थे। किस नाम से? पीथल के नाम से काव्य कृतियां लिखते थे। फिर बात अपने एक बात और भी याद रखना, पीथल और पाथल, पीथल और पाथल, पीथल और पाथल नाम से कविता भी है। पीथल और पाथल नाम से क्या है कि कविता, कन्हैयालाल सेठिया की, कन्हैयालाल सेठिया की करती है। इसके बाद हम बात की चल रहे मंडन की। महाराणा कुंभा के शिल्पी जो प्रमुख शिल्पी रहे मंडन, मंडन ने, आप अच्छे से जानते हो कि मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी रहे, और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था 1448 से 1458 तक। इसको मत्स्य दुर्ग, माहौर दुर्ग, महेंद्र दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसकी 36 किलोमीटर परिधि पर एक दीवार बनी है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। कुंभलगढ़ के अंदर ये कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। यही महाराणा कुंभा का निवास स्थान है, परंतु महाराणा कुंभा का जो महल है वो चित्तौड़ में है। कहाँ है? चित्तौड़ में। मंडन, आपको बताया कि मंडन खेता ब्राह्मण के हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। मंडन प्रमुख शिल्पी रहे। मंडल की हमने पहली कृति पढ़ी थी, वो देवता मूर्ति प्रकरण यानी रूपावतार मंडन। दूसरी हमने पढ़ी राजवल्लभ, राजवल्लभ। फिर हमने एक डिफरेंस किया कि ये राजवल्लभ करती अगर मंडन की है तो विश्ववल्लभ किसकी है?
तो विश्व वल्लभ कर्ती चक्करपाणी के, जो महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान रहे हैं। तो ये बातें आपको साइड में आगे आ जाते हो तो दिख नहीं रहा, अन्यथा तो आप बोलने में देख देख के बोलने में माहिर होते हैं, है ना। इसके बाद देखो हम जो बात की कि पहली करती थी इनकी देवता मूर्ति प्रकरण जिसको रूपावतार मंडन कहा जाता है। दूसरी इनकी राजवल्लभ, तीसरी है प्रसाद मंडन, फिर वैद मंडन, कोदंड मंडन और वास्तु मंडन, सगुन मंडन, वास्तुशाह। ये करती किसके? मंडन के। अब मंडन के भैया भी है जिसका नाम नाथा है। अब नाथा की करती कौन कौन सी है? एक करती है जिसका नाम है वास्तु मंजरी। क्या नाम है? वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी करती की बात की। अब वास्तु मंजरी के बाद बात आती है कि मंजरी कौन कौन सी रही। एक तो हमने कभी पढ़ी कर्पूर मंजरी। क्या पढ़ी? कर्पूर मंजरी पढ़ी कि नहीं? कर्पूर मंजरी पढ़ी। तो कर्पूर मंजरी जो करती है वो किसकी? राजशेखर की। एक पढ़ी हमने रस मंजरी, जान कवि के। रस मंजरी किसके है? जान कवि के है। एक हमने पढ़ा था राग मंजरी हो गया पुंडी के बिठल की। एक बात और याद रखिएगा, एक करती और है अनुभव मंजरी। अनुभव मंजरी उसको नोट कर ले, मंजरी एक जगह कर देंगे सारी। अनुभव मंजरी मानसिंह, जो जोधपुर के मानसिंह हुए, जोधपुर के मानसिंह जिसने महामंदिर जोधपुर बनवाया था। वो किस कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद हुआ, उसी मानसिंह की बात कर रहा हूं मैं। तो उनकी करती है अनुभव मंजरी। इसके बाद इनके एक बेटा भी, मंडन का एक बेटा जिसका नाम गोविंद है। गोविंद की करती है उदार धोरणी, कलानिधि, द्वार दीपिका। द्वार दीपिका शायद यहां तक अपन यहीं तक पढ़े होंगे, ये आगे भी पढ़े हैं अपन। ये तो बोल दिया मैंने हमने। हाँ, चक्करपाणी की बात की। चक्करपाणी महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान है। चक्करपाणी की जो कृतियों की अगर बात करें तो एक तो विश्व वल्लभ सबसे इंपोर्टेंट, विश्व वल्लभ, राजतिलक पत्ती या राजे वैश्यक पत्ती, मूर्त तंडे या मूर्ते माला, और एक है व्यवहार दर्श। महाराणा प्रताप के एक दरबारी विद्वान और भी है जिसका नाम जीवधर है, जिन्होंने कृति लिखी थी अमर शाह। फिर हमने एक बात पढ़ी कि महाराणा प्रताप की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन कौन से। तो एक तो विरुद्ध क्षेत्रीय पढ़ा हमने। विरुद्ध क्षेत्रीय आपको पता है दुर्साड़ा ने उसमें महाराणा प्रताप को 76 उपाधियां दी हैं, विरुद्ध क्षेत्रीय। एक हमने साधु मालू की बात की थी, साधु मालू ने प्रतापजीरा झूलना लिखा, प्रतापजीरा झूलना। एक आता है प्रताप चरित्र जिसको लिखा केसरी सिंह बारट ने। एक कन्हैया लाल सेठिया की आपको पता है पाथल और पीथल करती, सब जानते हैं पाथल और पीथल करती के ऊपर। इसके बाद वेली कृष्ण रुक्मणी की बात अपन पहले कर चुके हैं, मैं सारी बातें बता चुका हूं, रिवाइज कर चुके हैं। कवि श्यामल दास पे आएंगे आज, कवि श्यामल दास। अभी सुनना, कवि श्यामल दास शाहपुरा भीलवाड़ा से। कहां से? भीलवाड़ा से, शाहपुरा भीलवाड़ा। ये शंभू सिंह के काल में इन्होंने कृति लिखनी शुरू की। किसके काल में? शंभू सिंह के काल में, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के काल में इन्होंने कृति लिखनी शुरू की। इसका नाम है वीर विनोद। और पेपर में काफी बार पूछा गया कि वीर विनोद कितने भागों में है? वीर विनोद के 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग। श्यामल दास कहां से हैं? भीलवाड़ा से। कृति कौन सी है? वीर विनोद। भाग कितने हैं? 5 है। आप 7 बोलोगे तो याद होगा, आप ऐसे मत बैठो। ओड़िया का दिन में ना, ओड़िया के ऊपर तो बिल्कुल टाबर है, पिछाड़ में ही कोनी आवा था। बताओ धुलंडी वाला दिन तो कोई रिमकू जिमकू पता ही कौन सा लोगों कौन सी है, क्योंकि दान दिखेगा कई टाबरा का दौड़ा है, बाकी बिल्कुल एकदम लाल है ना, दान और एकदम लाल तो जचेर, और फिर दांतिया दिखे दौड़ा। क्यों? पिछाड़ में कोनी क्यों मार लो है कि देवानंद ध्यान रखिए बेटा। हाँ, नहीं तो कोरडो मारा गो तो आजकल जी लिखट जाए कोरडे साग। हाँ, क्योंकि आजकल ओढ़ो बुकिया कटा पर था। तो कवि श्यामल दास जिन्होंने कृति लिखनी शुरू की जिसका नाम था वीर विनोद। वीर विनोद के 5 भाग हैं। शंभू सिंह के काल में इन्होंने लिखना शुरू किया। फिर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को कौन नहीं जानता भाई? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह 1800 ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसमें मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है ना। तो उस समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने वीर विनोद कृति पे रोक लगा दिया। और आपसे पूछ ले कि वीर विनोद कृति पर रोक किसने लगाई थी, तो वीर विनोद कृति पर जो रोक लगाई वो महाराणा फतेह सिंह। लिखना शुरू किया शंभू सिंह के काल में किया। रोक किसने लगाई? फतेह सिंह। जब शंभू सिंह के बाद सज्जन सिंह आते हैं, कौन है? सज्जन सिंह।
तो सज्जन सिंह के काल में पूरा तो कर लेते हैं ग्रंथ को, और सज्जन सिंह ने इनको एक उपाधि दी थी कवि राजा। तभी देखो नाम के आगे लिखा जाता कवि राजा श्यामल दास, तो इनको कवि राजा की उपाधि किसने दी है? श्यामल, ये सज्जन सिंह ने। तुमने यहाँ पे करतियां नहीं पढ़ रहे, आप सोच रहे हो करतियां पढ़ रहे। करतियों से क्वेश्चन कितना टफ बन सकता है भाई। आज देखो रीट के अंदर कितने % करतियों के आए हैं, तो करतियों से संबंधित, क्योंकि ये टॉपिक लोग हार्ड समझ के छोड़ देते हैं। बार बार सुनोगे, बार बार अपन जब तक टॉपिक पूरा नहीं होता इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे और ये याद हो जाएगा। तो मैंने कहा कि श्यामल दास ने जो करती लिखी उसका नाम वीर विनोद है, और वीर विनोद के 5 भाग है। शंभू सिंह के काल में इन्होंने लिखना शुरू किया है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इसके ऊपर रोक लगाई। देखो पर्सन इतिहास से भी जुड़ जाता है, इतिहास की पृष्ठभूमि से भी जुड़ गया कि शंभू सिंह की करती वीर विनोद के ऊपर सबसे पहले रोक किसने लगाई? तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने। इसको कवि श्यामल दास को वीर राजा की उपाधि किसने दी है? कवि राजा की उपाधि दी है सज्जन सिंह। फिर अंग्रेज भी पीछे नहीं रहे। अंग्रेजों ने सोचा कि भैया उपाधियां दे रही तो अपने पास भी एक उपाधि और दे दो। अंग्रेजों ने कोई तो दी केसरे हिंद और एक महामहोपाध्याय, क्या एक उपाधि दी है ब्रिटिश सरकार ने श्यामल दास को? केसरे हिंद और महामहोपाध्याय की उपाधि दी। ये बात थी किसकी? श्यामल दास की। अब देखो मैं साइड में बोलाता हूं, आप दोबारा से सुन लें कि कवि श्यामल दास कहां से हैं? भीलवाड़ा से हैं। कौन सी करती लिखी है? शाबाश, कौन सी? वीर विनोद करती लिखी है। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। किसने रोक लगाई है? रोक किसने लगाई है? फतेह सिंह ने। किसके काल में लिखना शुरू किया है? कवि राजा की उपाधि श्यामल दास को किसने दी है? किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने। अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी है? केसरे हिंद महामहोपाध्याय। ठीक है, महामहोपाध्याय यानी महाजमा में महोपाध्याय, उपाध्याय यानी महा 2 बार इसमें वर्ड। इसके बाद पुंडरीक बीठल की बात हम पहले कर चुके हैं। पुंडरीक बीठल जो हैं वो माधव सिंह के आश्रित दरबारी कवि रहे हैं। किसके? माधव सिंह के दरबारी विद्वान रहे। इनकी प्रमुख करती रागमाला है। बार बार पूछा जाए, रागमाला के ऊपर तो चित्रण भी हुए हैं, यानी जब चित्रण की बात होगी रागमाला ग्रंथ पे जब चित्र शैली पढ़ेंगे तो जयपुर चित्र शैली में मंगल ने किया है। किसने? मंगल ने। जोधपुर में रागमाला सेट जो तैयार किया है डालजी ने की। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, जब चित्र शैली में पढ़ेंगे ना तो रागमाला का नाम आएगा। तो एक रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, धुनी प्रकाश और नृत्य या बोले नृत्य निर्णय धुनी प्रकाश। क्या क्या है दोबारा देखें? रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, नृत्य नूनी, धुनी प्रकाश। और थोड़ा फिर स्पीड बढ़ा दो, थोड़ा सा जैसे स्पीड बढ़ाते हो ना, फिर बोले रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, नृत्य निर्णय धुनी प्रकाश। क्या बोले? रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, नृत्य निर्णय धुनी प्रकाश। फिर बोले रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, नृत्य निर्णय धुनी प्रकाश। बोलो, आहा क्या बात है। रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, अरे बोलो भाई, राग चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, नृत्य निर्णय धुनी प्रकाश। फिर बोलो रागमाला, रागमंजरी, शायद घराना पैसा कौन दिया था ना आजकल, हाँ जदी कौन बोलिया खान कबीर को गोलगप्पा का। रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, नृत्य निर्णय धुनी प्रकाश, नृत्य निर्णय धुनी प्रकाश, नृत्य निर्णय धुनी प्रकाश। रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, बिल्कुल। फिर बोलेंगे रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, नृत्य निर्णय धुनी प्रकाश। फिर बोलो रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नृत्य, राग कल्पद्रुम, नृत्य निर्णय धुनी प्रकाश। अच्छा मेरे पीछे पीछे बोलते हो हैं, गजब गवई हो भैया आप लोग हैं। तो ये करते किसके? पुंडरीक के बीठल के। पेपर में ये पूछा गया राग कल्पद्रुम कीर्ति किसके? तो राग कल्पद्रुम कीर्ति जो है किसकी है? पुंडरीक बीठल की। राग मंजरी किसकी है? पुंडरीक बीठल की। रे पुंडरीक बीठल की। और रस मंजरी किसकी है?
जान कवि की। कर्पूर मंजरी किसकी है? रासे की। अनुभव मंजरी की इसकी थोड़ी देर पहले बात किए थे, मान सिंह की। शाबाश, इतना तो है मतलब पिक्चर में। किसकी है? मान सिंह की। तो ये कृतियां याद रखेंगे आप लोग कि पुंडरीक बीठल ने जो कृतियां लिखी हैं उनमें रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, नृत्य निर्णय, दुनी प्रकाश। इसके बाद देखो जान कवि की पहले बात कर चुके। इस जान कवि ने तो रस की बस पूछो ही मत, पूरा रस निकाल रखा है, हर चीज पे रस, रसकोश, रसमंजरी। देखो रसमंजरी, रसकोश, रसतरंगिणी, काम क्या रस, चार ही तो बातें हैं। देखो रसमंजरी, रसकोश, रसतरंगिणी, काम क्या रस, पहले भी चर्चा कर चुके इसकी। अब इसके बाद देखो रासिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात है मुझे, बार बार पूछी गई। अभी पेपर में सदाशिव से भी पूछा गया। अगर आप पेपर के टच में हो तो आपको पता चल जाएगा कि पर्सन कहां कहां से पूछ रहे। पूछा गया कि राज रत्नाकर कृति किसकी है? राज रत्नाकर कृति सदाशिव की। देखो इस राज सिंह के दरबार में 3 दरबारी विद्वान हैं, एक सदाशिव, एक रणछोड़ भट्ट तेलक, रणछोड़ भट्ट है तेलक, और एक किशोरदास। किशोर कौन? किशोरदास। अब याद कैसे रखें, ये भी गड़बड़ है ना भाई। तीनों व्यक्ति, 3 व्यक्तियों के नाम और तीनों की कृतियां। देखो सदाशिव, शिव के शिव, सदाशिव, सदाशिव के ऊपर क्या रहता है? राज रत्नाकर चंद्र, याद रखो। रण छोड़, अरे रण छोड़ दिया तो कौन सी अमर कहानी लिख दी? अमर काव्य वंशावली। किशोर दास, अरे किशोर के गाना सुनेगा तो रस आएगा साहब, हैं? क्यों क्या आएगा? रस। सुने हो ना किशोर कुमार के गाने सुने होंगे, पर आजकल तो वो ताजा वाले मॉडर्न सुनते हैं। छतरी ना खुल बरसात में, मैंने तो वो कई बार सुना जब मैंने तो हंसी आवों पे। अरे तो बरसात में न खुलो तो भीग जागो, हैं? भीग जागो तो जड्डे कमी जुखाम हो जाएगी, और फिर थन बीरो नकेल दोनों कपाट बंद, सांस मुंह से लेनू पड़। तो देखो सदाशिव, सदाशिव की कृति राज रत्नाकर है। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट तेलक की है, और एक है किशोरदास, इसकी रस प्रकाश। इस रणछोड़ भट्ट तेलक को कौन नहीं जानता साहब? रणछोड़ भट्ट तेलक की बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। क्यों? आपने राज प्रशस्ति का नाम सुना होगा, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति को लिखा है रणछोड़ भट्ट तेलक ने। रणछोड़ भट्ट तेलक ने लिखा है, 1676 में लिखा था, 1917 उसमें श्लोक है। 25 पाषाणकालीन पत्थरों के ऊपर राजसमंद झील के उत्तरी भाग के नोचोकी पाल जो कहलाता है उसके ऊपर लिखा हुआ है। राज सिंह बप्पा से लेकर राज सिंह तक का उसमें इतिहास वर्णित है। कहां तक का? बप्पा से लेकर राज सिंह, यानी रणछोड़ भट्ट तेलक। जब आप राज सिंह का इतिहास पढ़ेंगे, अपन इतिहास की बात करेंगे, तो वहां पे रणछोड़ भट्ट तेलक की बात आएगी, राज सिंह की बात आएगी, राजसमंद झील की बात आएगी। राजसमंद झील का जो आपको पता है कि उसकी पाट्टे का जो निर्माण किया था, जो नींव रखी थी, वो घेवर माता, बिना पति के सती माता, है ना। अकाल राहत कार्य के दौरान बनी पहली झील, राजस्थान सरकार की दृष्टि से धार्मिक पवित्र झील, राजस्थान सरकार की दृष्टि से, राजस्थान सरकार की दृष्टि से पवित्र मानी जाती है। और उसका उत्तरी भाग जो है वो नोचोकी पाल कहलाता है, और उसी नोचोकी पाल पर इस राज सिंह ने 25 पाषाणकालीन काले पत्थरों के ऊपर देवनागरी लिपि में, संस्कृत भाषा में 25 पाषाणकालीन पत्थरों पे बप्पा से लेकर राज सिंह तक का इतिहास लिखवा दिया था, जिसे एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहते हैं। वो लिखी किसने? रणछोड़ भट्ट तेलक ने। अमर काव्य वंशावली इनकी करती है। तो हमें याद रखना, राज सिंह के ऊपर तीनों के तीनों दरबारी विद्वान इंपोर्टेंट हैं। मैं आपको साथ साथ इतिहास की पृष्ठभूमि भी साथ ले रहे हैं, ताकि आपको यह पता होना चाहिए कि दरबारी विद्वान किसके हैं। पूछ भी तो सकता है कि सदाशिव किसका दरबारी है। जब ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि राज रत्नाकर कृति किसकी है, तो उसको ये पूछने में कौन सा हर्ज है भाई किसका दरबारी है? राज सिंह का। तो राज रत्नाकर कृति किसकी है? सदाशिव की।
और अमर काव्य वंशावली किसने लिखी है? रणछोड़ भट्ट तिलक ने। और रस प्रकाश जो करती लिखी है वो किशोरदास ने। इसके बाद मालदेव के दो दरबारी विद्वानों की बात करते हैं। किनके? मालदेव। मालदेव को कौन नहीं जानता भाई, है ना। जब राजा बने तो दो ठिकाने थे मात्र, हसमत वाला वैभवशाली शासक, हसमत वाला बादशाह शासक, वैभवशाली शासक मालदेव, जिसका विवाह जैसलमेर की राजकुमारी उमादेवी से हुआ था, लूणकरण की बेटी के साथ। कहानी आगे बढ़ेंगे, पहले छोटा सा बता देता हूं। और इनके दरबार में दो दरबारी हैं, एक ईश्वरदास है, एक आसानंद है। ईश्वरदास और आसानंद। ईश्वरदास यहाँ पे तीन कृतियां लिखता है। एक तो हाला झालारी कुंडलिया, जिसे सूर सत्सई उपमा भी दी जाती है। क्या बताया? हाला झालारी कुंडलिया, देवयान और हरिरस। कौन कौन सी बताई? चलो हाला झाला बाद में छोड़ दियो, हाला झाला बाद में दे दियो। पहले है देवयान। पहले देवी मां का नाम ले लो। अरे ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर गणगौर, ईश्वर तो जानो नहीं? हाँ, ईश्वर गणगौर। तो ईश्वरदास की करती पहली देवयान, दूसरी हरिरस। देवी के गीत गाओ, फिर हरि के भगवान के नाम लो, नहीं रे तो हाला जाला यही चाल से। हाला जाला, आला जालारी कुंडलिया, सूर सत्सई की उपमा में पश्चिमी राजस्थान में से देवता के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में? देवता के रूप। देवता के रूप में भी इसको पूजते हैं। कहानी थान बेरू है गणगौराली पर, है ना। तो इसके बाद आसानंद। आसानंद जो है वो इनके परम मित्र भी है। जब बागो बारमली ने ले जावे, बागो बारमली ने ले जावे, क्योंकि उमादे के स्थान पर, उमादे के साथ जब मालदेव का विवाह हुआ था, उमादे के साथ मालदेव का जब विवाह हुआ तो रूठ गई थी भाई वो, है ना। अब रूठ गई तो फिर वो लेके किसको आया था? बारमली को लेके आया था। यानी ब्याह न गयो हो राजकुमारी, ल्याऊं आयो ल्याऊं तो दासी लेके आयो। बारमली काफी दिन रही है, काफी दिन बारमली उरे रही। जब मालदेव बोले बावड़ी तू भी देख ले रूटो तेरो मारवाड़, और फिर उन ले गयो बागो। कौन ले गयो? बागो। बागो नहीं सॉरी, बागो ले गयो। बागो ले गयो तो मालदेव पूछो रे आई को नहीं, बड़ा दिन हो गया बेरू पाड़ों को, है ना। संदेश आजकल तो सीधे कॉल को फोन कॉल हो जाए, कब पूछिए, कदसी पूछिए, कड़सी पूछ गए कि आजकल तो पल पल की रिपोर्ट हो गए। चाल पड़े आके बोल बस चाल लो, बोले बस 10 मिनट में पूछ नाड़ी। आजकल मॉडर्न जमाना हो गया, पहले कौन नहीं है साहब। तो आसानंद ने भेजे पतो लगाओ, पतो चाल्यो कहे बागो ले गयो। अब बागो ले गयो तो बागे ने बाद में बागो भी बागे का सागा ही कौन रेण जावे? आसानंद रेण आग जाए। आसानंद भी फिर कौन लेके आवे? बिन कहानी आगे बताऊंगा, पूरी लंबी चौड़ी है, टेंशन मत लेके। बागो बागे का सागा आसानंद क्यों रहे? कारण के बस कोई कहानी है जिया दूधो फूलो फुतो वाली वो है, दे दे कोई आशीर्वाद। बागर बारमली दोनों पग पकड़ लिए का, क्या कहा? आसानंद सेना लेके आता है, ये दोनों पूछ गया बेटा। अब सेना लेके चले आते, पग पकड़ लिया। जब तक पग कौन छोड़ा, जब तक आशीर्वाद नहीं दोगे। अब आशीर्वाद दे दियो, दूधो फूलो फुल तो आपने बोलिया कर उतरा। अब बताओ वो कहीं मार दे जो थोड़ी देर पहले आशीर्वाद दियो। बाद में अणिक आसानंद के लिखी बागा बारमलीरा दुहा लिखा, बागा बारमलीरा दुआ। और उमादे भटियाणीरा कवि। उमादे आपको पता है कि जब शादी के बाद जैसलमेर नहीं रही, तारागढ़ आ जाती है। एक गोद लेते अपने बहन के बेटे को, जिसका नाम राम है। और उमादे की जो मृत्यु हुई थी वो भी अजमेर में हुई, तारागढ़। तो अगर आपको पूछ ले कि उमादे की छतरी कहाँ है, तो उमादे की छतरी तारागढ़ में। उमादे ने आजीवन कहाँ बिताया? तारागढ़ अजमेर में बिताया, ये बात सबको पता है। तो उमादे भटियाणीरा कवि, बागा बारमलीरा दुहा और गोगाजीरी पेड़ी। गोगाजीरी पेड़ी, गोगाजीरी पेड़ी इसे आसानंद ने लिखे, आसानंद ने। इसके बाद जो बात आती है, हम जसवंत सिंह प्रथम की बात करते हैं। किसकी? जसवंत सिंह। मैं शासकों की भी कृतियों की बात कर रहा हूं, यानी यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सारी बातें जुड़ेंगी। तो जसवंत सिंह है, जो जोधपुर के जसवंत सिंह, जोधपुर के जसवंत सिंह हैं। जोधपुर के जसवंत सिंह की करती भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत शास्त्र। सबसे इंपोर्टेंट करती दो ही हैं,
भाषाभूषण प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांत। क्या है? भाषाभूषण प्रबोध चंद्रोदय अप्रोक्ष सिद्धांत सार। जसवंत सिंह प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण कृति ये दो है, एक गीता महात्म में भी कृति लिखी और एक आनंद विलास भी लिखा, आनंद विलास। तो जसवंत सिंह की कितनी कृतियां हैं? 4। पहले है भाषाभूषण प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार, गीता महात्म में और आनंद विलास। पहले 3 कृतियां विशेष है इसमें, 1, 2 और ये 3। चौथी आनंद विलास कह सकते हैं, पर मुझे लगता है कि भाषाभूषण प्रबोध चंद्रोदय पेपर में पूछी गई है कि भाषाभूषण प्रबोध चंद्रोदय कृति किसकी है, तो आपका जवाब होगा जसवंत सिंह प्रथम। इसके बाद जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान, आप मणोद नैनसी को कौन नहीं जानता साहब, सब जानते हो। मणोद नैनसी था, दलपत मिश्र है, दलपत मिश्र, नरहरि दास है, नवीन मिश्र है, नवीन मिश्र, और कौन है? नवीन मिश्र, और नवीन कवि और सुरती मिश्र। इनके जो दरबारी विद्वान हैं, किसके? जसवंत सिंह प्रथम के। कई बार पेपर में पूछा गया है ये। क्या पूछा गया है बताता हूं। एक बार तो पूछा कि नरहरि दास, नरहरि दास और बनारसी दास किसके दरबारी? तो जसवंत सिंह प्रथम के, जुड़ गया। एक पूछा था नवीन कवि और सुरती मिश्र, सुरती मिश्र किसके दरबारी विद्वान है? तो भी जसवंत सिंह। और ये तो आपको पता कि बार बार पूछा गया है, मणोदय नैनसी। तो दलपत मिश्र भी इसी के दरबारी विद्वान है। मणोद नैनसी है, नरहरि दास है, बनारसी दास है, नवीन कवि है और सुरती मिश्र है, सुरती मिश्र। सबसे पहली बात अपन मणोद नैनसी से पहले कर चुके हैं कि इन्होंने नैनसी ख्यात लिखी, मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी। नरहरि दास की जो कृति है अवतार चरित्र और रामचरित कथा, अवतार चरित्र और रामचरित कथा, ये 2 इनकी महत्वपूर्ण कृति है नरहरि दास की। एक तो है अवतार चरित्र और दूसरी है रामचरित कथा। जबकि दलपत मिश्र ने जो लिखी है वो जसवंत विलास लिखी है। कौन सी? जसवंत विलास। उन्हें बार बार इन चीजों को बोलोगे या इनको लिखोगे तो ये याद होंगे, बोलने से याद होंगे, पहले बता रहा हूं, ऐसे याद नहीं होंगी। इनको बार बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे। और जैसे आपने कभी इनको बार बार पढ़ा होगा या बार बार इनको बोला होगा और आपके सामने ऑप्शन होगा तो ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगी। तो इसके बाद अजीत सिंह, यानी जसवंत सिंह का बाद में जो शासक बनता है अजीत सिंह, और इसी जसवंत सिंह के ऊपर एक बना जसवंत सिंह राठड़ा, जसवंत सिंह राठड़ा, जसवंत थड़ा नहीं, जसवंत सिंह राठड़ा, याद रखिएगा। जसवंत थड़ा और जसवंत सिंह राठड़ा। जसवंत थड़ा बनवाया है, जसवंत सिंह राठड़ा बनवाया अजीत सिंह ने, इसी जसवंत सिंह के बेटे ने। आपको पता है ना कि जसवंत सिंह की जब जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु होती है तो औरंगजेब इनकी मृत्यु पर एक बात कहते हैं, कुफर का दरवाजा टूट गया, कुफर का दरवाजा टूट गया। जबकि अमीर खुसरो ने एक बात कही थी रणथंबोर दुर्ग के ऊपर, कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। वो अमीर खुसरो का कथन रणथंबोर दुर्ग के ऊपर 1301 पर बात कही थी। तो अजीत सिंह की जो अजीत सिंह की बात करें तो अजीत सिंह ने जसवंत सिंह राठड़ा और एक आता जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा जो सरदार सिंह ने जसवंत सिंह सेकंड की याद में, ये जसवंत सिंह राठड़ा ये जसवंत सिंह प्रथम की याद में, और जसवंत थड़ा वो जसवंत सिंह सेकंड की याद में सरदार सिंह ने बनवाया। इसके बाद अजीत सिंह की जो कृति पूछी गई है पेपर में वो बता देता हूं एक बार। देखो इसमें अजीत सिंह से कोई आज तक कृति तो नहीं पूछेगी, कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। एग्जामिनर आजकल वहां से प्रश्न पूछ ले, नहीं पूछना चाहिए। तो अजीत सिंह की जो कृति एक तो गुण सागर, गुणे सागर दुर्गा पाठ है, गुण सागर दुर्गा पाठ, निर्वाण दुआ और अजीत सिंह रा कहा, अजीत सिंह रा कहा या अजीत सिंह रा दुआ या अजीत सिंह रा गीत, कॉमन बात है। परंतु सबसे इंपोर्टेंट अगर हम बात करें तो जगजीवन भट्ट है साहब। कौन? जगजीवन। अब क्यों इंपोर्टेंट है इसकी बात करते हैं। देखो
देखो ये जगजीवन भट्ट जो है, ये देखो जगजीवन भट्ट, जगजीवन भट्ट और जगजीवन भट्ट। यहां ये दरबारी रहा अभय सिंह का और वहां दरबारी रहा ये अजीत सिंह का। यानी जगजीवन भट्ट ने अजीत सिंह के काल में तो लिखा अजीतोदय और अभय सिंह के काल में लिखा अभोदय। क्या बोले? अजीत सिंह के काल में लिखा अजीतोदय और अभय सिंह के काल में लिखा अभोदय। अरे वो यही अभय सिंह है जिसके काल में खेजड़ली आंदोलन हुआ था। कब है? 17 अगस्त, ये 1730 नहीं थी क्या? 1730 भाद्रपद शुक्ल है 10वीं को खेजड़ली गांव में। तो ये अगस्त 1730 में जो हुआ था खेजड़ली आंदोलन, वो अभय सिंह के काल में हुआ था। पेपर में पूछा भी गया है एक बार। तो अभय सिंह के दरबारी विद्वान जगजीवन भट्ट, अजीत सिंह का दरबारी विद्वान भी जगजीवन भट्ट। सबसे इंपोर्टेंट है जगजीवन भट्ट। अभी आपने पढ़ा होगा करणीदान से, अभी पीछे के पेपर उठाइए एक दो, अभी इसी पिछले गत वर्ष के इसी के, और उसमें पूछा गया कि सूरज प्रकाश करती किसकी है। ये 3 पेपर में अभी पुट हुई है सूरज प्रकाश कि सूरज प्रकाश करती किसके। भाई आप पेपर उठाओगे ना तब पता चलेगा। आप सोचते यार ये करती तो इतिहास से पूछ ली गई, तो मैं यही तो बात कह रहा हूं कि कर्तियों की जो बात कर रहे हैं अपन, शासकों के काल में लिखी गई करतियां, मध्यकाल में जितनी भी करतियां लिखी उनकी भी बात करेंगे। साथ साथ राजा उनके राजाओं के द्वारा लिखी और राजा के दरबार में उनके दरबारियों द्वारा लिखी गई। फिर अपन बात कर लेंगे राजस्थानी साहित्य की करतियां, बात कर लेंगे कुछ बीच में। तो अभय सिंह के जो दरबारी विद्वान है वो तीनों के तीनों एक से बढ़कर एक इंपोर्टेंट है। वीर भानु रत्नों से बार बार पूछा गया है कि राज रूपक करती किसने लिखी है। बार बार आप पेपर उठाइए, आप देखो विश्वास कब करोगे जब आप पीछे के पेपर उठाएंगे और पेपर उठाकर ये देखोगे कि राज रूपक करती कितनी बार पूछी गई है। आप पेपर उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि सूरज प्रकाश करती कितनी बार पूछी गई है। जगजीवन भट्ट से ये पूछा गया है कि अभोदय करती किसने लिखी है। तो याद रखिए अभोदय अजीतोदय, अभोदय और अजीतोदय दोनों करतियां जगजीवन भट्ट ने लिखी। करणीदान की जो करती है, करणीदान की सूरज प्रकाश है, और वीर भानु रत्नों की जो करती है वो राज रूपक है। ये मैं आपसे पूछूंगा, फिर कह रहा हूं जब रिवाइज करेंगे ना क्लास, तो ये बातें मैं आपसे पूछूंगा कि सूरज प्रकाश करती किसकी है। तो आपका जवाब होगा मुझे पता है, आप कॉपी में देखकर आवाज लगा देंगे। बहुत समझदार है। किसकी है? करणीदान की। जगजीवन भट्ट की 2 विशेष करतियां हैं, एक अजीतोदय और एक है अभयोदय। जबकि अजीतोदय के 32 सर्ग है, 32 भागों में 32 अध्याय हैं। और वीर भानु रत्नों ने लिखी है राज रूपक। कौन सी लिखी है? राज रूपक। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो अजीत चरित्र। अगर हम थोड़ी सी बात यहां कर ले, देखो अजीत चरित्र और अजीत चरित्र, देखो दोनों ही करते हैं अजीत सिंह के काल में लिखे हैं। ये जो अजीत चरित्र जो करती लिखी है जगजीवन भट्ट ने, ये मरु भाषा में लिखी है। किसमें? मरु भाषा में। जबकि बालकृष्ण शर्मा ने जो लिखा है इसको संस्कृत भाषा में लिखा है। यानी कहने का मतलब अगर अजीत चरित्र पूछ लेता है और ये नहीं कह रहा कि भाई मरु भाषा में लिखा है या संस्कृत भाषा में लिखा है, और पर्सन में जगजीवन भट्ट और बालकृष्ण भट्ट शर्मा दोनों आता है, तो सब पर्सन डिलीट करने योग्य है। सीधी सी बात है, क्योंकि अजीत चरित्र इसने भी लिखा है और अजीत चरित्र बालकृष्ण शर्मा ने भी लिखा है। अब बालकृष्ण शर्मा ने जो अजीत चरित्र लिखा वो संस्कृत भाषा में। अरे भैया शर्मा जी हैं अग्नि देवता भू देवता स्वाहा, तो शर्मा जी है आहा, तो संस्कृत कर देना सब, सीधी सी बात है। और इसके बाद है अजीत चरित्र मरु भाषा में लिखा है, तो जगजीवन भट्ट ने लिखा। किसने लिखा है? जगजीवन भट्ट ने लिखा। इसके बाद देखो थोड़ी और चर्चा करेंगे अपन, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा। ये सुरती मिश्र जो है, सुरती मिश्र, क्या हो गया? होली है, तेरी एक की तबीयत खराब बाकी की थोड़ी है।
हाँ तो तू जा बेटा, तेरा क्या दिक्कत है। हाँ तबीयत खराब हो जाएगी, और जुकाम हो रही है तो पानी पी के जाइए, ठंडा ठीक हो जाएगी। अब सुनो, अब इसमें ये सुरती मिश्र जो अमर चंद्रिका करती है, ये इतनी इंपोर्टेंट नहीं है। कौन सी? श्रुति मिश्र की। श्रुति मिश्र की जो करती है अमर चंद्रिका, ये भी अभय सिंह के काल में लिखी गई है। पृथ्वीराज ने जो करती लिखी थी, वो पृथ्वीराज ने अभय विलास लिखा था, खास इंपोर्टेंट नहीं है, ज्यादा माथापोड़ी नहीं करना है। मान सिंह की करतियां बात करते हैं। अभी अपन थोड़ी बात पहले करके गए थे, अनुभव मंजरी। देखो एक तो नाथ नाम से करती आ जाए ना कोई भी, चाहे नाथ चरित्र आ जाए, नाथ पुराण आ जाए, नाथ कीर्तन आ जाए, चाहे नाथ माला वाला कुछ भी आए, तो आप कर देना मान सिंह सीधे से। नाथों के लिए दुर्ग की बात आए, कर देना मान सिंह। नाथों के लिए महामंदिर की बात करें, कर देना मान सिंह। ठीक है ना, तो ये मान सिंह उत्तर हो जाएगा। एक तो देखो नाथ चरित्र, नाथ चरित्र ये 2 बार लिखा गया। नाथ चरित्र है, नाथ कीर्तन है, नाथ पुराण है, नाथ पुराण, नाथ चरित्र, नाथ कीर्तन। एक इनकी सबसे महत्वपूर्ण करती है मान गान संग्रह। मान गान संग्रह होरी हिलोरी, ये पेपर में आ चुकी भी। ओरी हिलोरी करती पेपर में आ चुकी, पूछा गया होरी हिलोरी करती किसकी है, तो आपका जवाब होगा कि होरी हिलोरी जो करती है वो किसकी है? मान सिंह के। तो ये पूछा गया हमें कि होरी हिलोरी करती किसकी है? मान सिंह के। अनुभव मंजरी करती किसकी है? मान सिंह की। जबकि रस मंजरी जान कवि की, कर्पूर मंजरी कर्पूर मंजरी राजशेखर की, और राग मंजरी पुंडरीक बैठल के, पुंडरीक बैठल। वास्तु मंजरी नाथा की करती है, किसकी है? नाथा की। अब इसके बाद देखो एक करती है 84 पदार्थ नामावली। ये 84 पदार्थ नामावली के अंदर इसमें न्याय साहित्य लिख रखा है, न्याय संहिता है, न्याय संहिता और संगीत का वर्णन मिलता है। सबसे विशेष बात की मानसिंह जो स्वयं कृतियां लिखते थे, रसीले राज के नाम से लिखते थे। एक बार पेपर में पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सा शासक रसीले राज के नाम से कृतियां लिखता था, राग रागनियां लिखता था, राग और रागनियां। तो याद रखिए कि मानसिंह रसीले राज के नाम से, रसीले राज समझ रहे हो, अपना नाम क्या लिखते थे? रसीले राज लिखते थे, और रसीले राज के नाम से इन्होंने कृतियां लिखी थी, राग रागनियां। होरी हिलोरी इनकी करती है। मान गान संग्रह, मान गाने संग्रह, मान गाने संग्रह। जबकि मान गान संग्रह आपको पता है कि इसकी दुर्सा आड़ा की भी है, किसकी है? दुर्सा आड़ा की भी करती है। इसके बाद रसीले राज, राग रागनियां। अब मानसिंह के जो गुरु हैं, थोड़ा सा इतिहास की पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके गुरु का नाम आयस देवनाथ। आयस देवनाथ की कृपा थे, आयस देवनाथ की कृपा से इनको राज्य की प्राप्ति हुई थी। दरबारी विद्वान इनके काव्य गुरु की बात करेंगे। देखो काव्य गुरु, इनके काव्य गुरु बंकीदास, वो मान गान संग्रह नहीं, सॉरी, वो मान जो सुमंडन है। दरबारी विद्वान बार बार पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं बांकीदास को, बांकीदास की चर्चा की है पहले। बांकीदास इसी मानसिंह का दरबारी विद्वान रहे, और ये मानसिंह के काव्य गुरु भी हैं, मानसिंह के काव्य गुरु हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये बात बताई, क्या बताया था बताओ? मैंने बताया था कि इसे मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है, मारवाड़ का बीरबल। बांकीदास ख्यात मानजसो मंडन कुकवि 32 और दातार 52 किसकी करते हैं? बांकीदास की। और बांकीदास को मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है, याद रखिएगा। बांकीदास को क्या कहते हैं? मारवाड़ का बीरबल, ठीक है। जबकि आपको पता है कि बीरबल का जो जालोर के थे, जिसका मूल नाम है महेश दास था, अकबर के दरबार में रहते थे। अब इस बिट्ठू सुजा की बात करते हैं। राव जैतसिंह के काल में इन्हों राव जैतसिंह छंद लिखो, राव जैतसिंह छंद, राव जैतसिंह जो छंद लिखो है, वो राव जैतसिंह छंद क्यों लिखियो? बिट्ठू सुजा ने लिखा। 401 इसमें छंद है, 401 छंद है। और राव जैतसिंह छंद के अंदर राव लूणकरण को, किसको? राव लूणकरण को, राव लूणकरण की जो तुलना की है, वो दानशीलता की तुलना किससे की है? कर्ण से की है।
किससे? कर्ण से। कर्ण से दानशीलता की तुलना की, जबकि कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? हैं? राज सिंह को कहा जाता है या लोणकर्ण को? लोणकर्ण को। अब इसके बाद देखिएगा, एक करती आती है जयसोम। कौन? जयसोम। जयसोम की करती पे बार बार पेपर में पूछा गया है कि करमचंद वसो कीर्तनम काव्यम करती किसकी है? करमचंद वसो कीर्तनम जो काव्य करती है वो जयसोम की है, और इस जयसोम ने राय सिंह को इस कृति के अंदर राजेंद्र उपाधि दी है। या बिल्कुल इंपोर्टेंट बात है ये कि इसी जयसोम ने एक ग्रंथ लिखा है करमचंद वसो कीर्तनम काव्य, या कीर्तनक काव्य या कीर्तनम काव्य। करमचंद वसो कीर्तनक काव्य जो है ये जयसोम के द्वारा लिखा गया, और जयसोम ने इसी करते में राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी है। इसका मतलब अगर राय सिंह की बात हो गई तो हमें थोड़ी सी बात है राय सिंह की कर लेनी चाहिए। किसकी? राय सिंह। ये राय सिंह की बात आती है। राय सिंह की करती इसमें पूछ लिया गया, ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ पेपर में आ चुका, वैधक वंशावली पेपर में आ चुका। वैधक है, ये धय है, दय नहीं है, वैधक वंशावली। तो राय सिंह की अगर करतियों की बात करें, बीकानेर के शासक है राय सिंह। इसने क्या बनवाया है? जूनागढ़। कब बनवाया है? कब बनवाया है? 1588। इसके ऊपर जूना प्रशस्ति लिखी गई है 1594, और इसको जाना गया था चिंतामणि दुर्ग के नाम से। इसे राय क्या कहा जाता है? चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है। किसको? बीकानेर वाले को। धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो राय सिंह की जो करती है, और राय सिंह का एक शिल्पी रहा है जिसका नाम है करमचंद। करमचंद इस दुर्ग का शिल्पी भी रहा है। तो राय सिंह की अगर करतियों की बात करें तो एक तो राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रसनमाला, वैधक वंशावली, बाल बोधिनी। सबसे इंपोर्टेंट है इनका बाल बोधिनी, क्योंकि ये टीका ग्रंथ है। टीका ग्रंथ, बाल बोधिनी इनका टीका ग्रंथ है। तो याद रखिए, राय सिंह की अगर हम करतियों की बात करेंगे तो राय सिंह की करती है सबसे पहले राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, वैधक वंशावली और बाल बोधिनी। अब आपको इतना ये याद रखना पड़ेगा, वैसे रखना तो सारा ही पड़ेगा। अब बात करते हैं अनूप सिंह की करते हैं। बीकानेर के शासक है अनूप सिंह, जिसके अंदर श्राद्ध प्रयोग करती पेपर में आ चुकी, पेपर में आई भी है श्राद्ध प्रयोग करती। कौन सी? श्राद्ध प्रयोग की। श्राद्ध प्रयोग करती किसकी है? तो बीकानेर के शासक जो अनूप सिंह है, क्योंकि ये भी मध्यकालीन भाई साहित्य है मध्यकाल का। मध्यकाल में जो करतियां लिखी गई हैं राजस्थान के इतिहास में, फिर आधुनिक काल तो बाद में करेंगे अपन। तो ये जो लिखी गई है तो करतियां तो हमें पढ़नी पड़ेगी, राजाओं की भी। तो अनूप सिंह ने लिखा एक तो अनूप विवेक, खुद के ऊपर देखो, खुद का नाम से लिखता है अनूप विवेक, अनूप संगीत विनोद और अनूप संगीत विलास। तीन तो अपने नाम से लिखता है, अनूप विवेक, अनूप संगीत विनोद और अनूप संगीत विलास। ये पेपर में आ चुके। अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास जब आई तब इनके दरबारी विद्वानों के नाम भी साथ दिए थे, पर साथ में अजीत सिंह का भी नाम दिया था। इनका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो दरबारी विद्वान है वह भाव भट्ट के बारे में पूछेगा आपसे। तो अनूप विवेक, अनूप संगीत विनोद, अनूप संगीत विलास, तीन तो अनूप से। और फिर काम प्रबोध श्राद्ध प्रयोग, एक काम प्रबोध, एक श्राद्ध प्रयोग, काम प्रबोध श्राद्ध प्रयोग हो रहे चिंतामणि। जबकि चिंतामणि नाम से मंदिर भी है बीकानेर में, चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं जूनागढ़ को, चिंतामणि करती भी है। तीन चीजें हो गई चिंतामणि नाम से।
चिंतामणि दुर्ग भी है बीकानेर में, जिसको अपन जूनागढ़ कहते हैं। चिंतामणि मंदिर भी है बीकानेर में, और चिंतामणि नाम से कविता भी है, नहीं सॉरी, एक काव्यकृति भी है चिंतामणि अनूप सिंह की। तो 2-3 चीजें चिंतामणि से हो गई कि एक चिंतामणि नाम से मंदिर है बीकानेर में, एक चिंतामणि नाम से दुर्ग भी है जिसको जूनागढ़ कहा जाता है वर्तमान में, चिंतामणि दुर्गी, और एक चिंतामणि करती है वो अनूप सिंह। ठीक है, इनके दरबारी विद्वान की बात करें तो खूब सारी कृतियां लिखे भाव भट्ट ने। भाव भट्ट, इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो कृति है, जो आपको उठते बैठते सोते खाते पीते नहाते याद रखनी है, वो है अनूप संगीत रत्नाकर। कौन सी? अनूप संगीत रत्नाकर। ये कृति आपको याद रखनी है। हमने 3 बातें पढ़ी, देखो, एक अनूप विवेक पढ़ा, एक अनूप संगीत, 7 संगीत जोड़ दिया था उसमें, है ना, और एक संगीत विलास जोड़ दिया था, है ना। ये करती है अनूप सिंह की है। देखो गड़बड़ कहां होती है कि इनके आगे भी नाम अनूप है और इनके आगे भी नाम है अनूप है, तो 3 अनूप को निकाल देना, एक विवेक निकाल देना, अब विवेक अनूप का ही निकालना है, संगीत विलास अनूप का ही, और संगीत विनोद अनूप का। परंतु अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर, जबकि संगीत रत्नाकर जो करती है आपको अच्छे से पता है, शारंगदेव की, और संगीत रत्नाकर जो टीका ग्रंथ है वो माणक कुंभा का है, जबकि अनूप संगीत रत्नाकर भाव भट्ट की है। अनूप राग सागर, अनूप संगीत वर्तमान, अनूप रागमाला, अनुपांकुश और भाव मंजरी, एक मंजरी और आ गई। कितनी मंजरी हो गई अब तक? 5 या 6। सबसे पहले रस मंजरी जानकवी की, वास्तु मंजरी नाथा की, कर्पूर मंजरी राजशेखर की, राग मंजरी बीठल की, पुंडरी के बीठल की, अनुभव मंजरी मान सिंह की, और भाव मंजरी भाव भट्ट की। ये नाम से ही पता चल रहा है। देखो भाव तो क्या हो गया? भाव भट्ट, भाव भट्ट। तो अनूप नाम से 3 कृतियां अलग करनी है, अनूप विवेक करना है, अनूप संगीत विनोद करना है, अनूप संगीत विलास करना है। ये 3 कृतियां अनूप सिंह के नाम। बाकी अनूप नाम से जो कृतियां मिले आपको, और आपको तुक्का मारना हो, क्या मारना हो? तुक्का, तो चलेगा सब, दौड़ेगा। सिर्फ ये पूछ लेगा ना तो तुक्का फेल। अनूप व्यवहार सागर पूछेगा तो तुक्का फेल। पर ज्यादातर मैंने कहा कि कृति जो पूछने का चांसेज होता है वो अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप रागमाला से। जो अनूप रागमाला है, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप रागमाला, अनूप राग सागर, अनूप संगीत वर्तमान, अनुपाकुश भाव मंजरी और मंजरी टीका, मणिराम पेपर में पूछा गया है। और ये पूछा गया था यहां से हिस्ट्री से क्वेश्चन जोड़ करके कि भाव भट्ट और मणिराम किसके दरबारी विद्वान है? भाव भट्ट और मणिराम किसके दरबारी विद्वान है? तो आपका उत्तर होगा अनूप सिंह का। किसके दरबारी? अनूप सिंह के दरबारी विद्वान है। इसके बाद ये अनंग भट्ट एक बार पेपर में आया साहब। देखो कृतियां आप पेपर दोगे ना, आपको इन चीजों का एहसास तब होगा कि क्या सही और क्या गलत है। ये पेपर में पीछे पूछा गया कि तीर्थ रत्नाकर करती किसके, तो अनंग भट्ट की। अब तक हम जो बात की है वो एक भाव भट्ट की, भाव भट्ट, दूसरा अनंग भट्ट, अनंग भट्ट, और तीसरा मणिराम, मणिराम। तीनों इंपोर्टेंट है। भाव भट्ट की कृति में अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप रागमाला, अनूप सागर, अनूप अंकुश, इंपोर्टेंट कृतियां यही है। इसके बाद अनंग भट्ट की सबसे इंपोर्टेंट कृति में नोटिस कर देना है इसके आगे, तीर्थ रत्नाकर। तो तीर्थ रत्नाकर कृति किसकी है?
अनंगे भटकी है। मणिराम की अगर हम बात करें तो अनूप व्यवहार सागर, ये कृति इनकी इंपोर्टेंट है। वेदनाथ की कृति आपको याद नहीं रखनी है जहां तक मुझे लगता है, बाकी आप रटना चाहें तो रट सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर अगर आपकी जगह एज ए स्टूडेंट मैं बैठता तो मैं इसको याद नहीं करता, पर मैं अगर यहाँ बैठते पेपर में तो अनंग भट्ट की कृति हमें याद रखनी पड़ती है कि इसकी तीर्थ रत्नाकर है, मणिराम की अनूप व्यवहार सागर है, जबकि अनूप माला राग सागर, अनूप राग माला, अनूप संगीत रत्नाकर, ये कृति भाव भट्ट की है, तो ये इंपोर्टेंट करती है। अब बात करें आनंद राम, इनके दरबार में एक दरबारी विद्वान रहा जिसका नाम आनंद राम। मैं उसी अनूप सिंह की बात कर रहा हूं, और अनूप सिंह के दरबार में एक दरबारी विद्वान है जिसका नाम आनंद राम। आनंद राम ने गीता, किसका? गीता का, गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी में गद्य और पद्य में इसका अनुवाद किया। गद्य और पद्य यानी मारवाड़ी को गीता में गद्य पद्य में मारवाड़ी को किसने लिखा? अपरली भाषा में थक माको जाको। अब मारवाड़ी में जिसको अनुवाद करो गीता को, वो पर्सन इंपोर्टेंट बने, इसलिए अलग से लिखा है कि आनंद राम ने गीता का, पर्सन ऐसे पूछ लेते हैं कि गीता का मारवाड़ी भाषा में गद्य पद्य करने वाला साहित्यकार कौन है साहब, बताइए कौन है वो साहित्यकार? तो उसका नाम है आनंद राम। आनंद राम ने किया था। अब बात चौहान शासक है विग्रहराज की कर लेते हैं। किसकी? विग्रहराज। चौहान शासक है विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने एक कृति लिखी थी हरि केले। हरि केले, हरि का मतलब शिव होता है, हरि का मतलब क्या होता है? शिव। और एक नाटक है, क्या है? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ की करती है हरि केली, और हरि केली करती एक नाटक है। क्या है? नाटक। 12वीं ने कृति लिखी थी संस्कृत वार्ता में किरातार्जुनियम। क्या लिखी थी? किरातार्जुनियम। तो इसे विग्रहराज चतुर्थ ने 12वीं के किरातार्जुनियम से प्रेरित होकर के हरि केली नाटक लिखा। कई बार तो पेपर में ये पूछ लेते हैं कि हरि केली किस प्रकार की विद्या है? बिल्कुल एक नाटक है। क्या है? नाटक। ठीक है, ये एक नाटक है जो विग्रहराज ने लिखा, जिसकी भाषा संस्कृत है। ये जो हरि केली नाटक है, ये आधा 2.5 दिन का जो झोंपड़ा, जो 1153 ईस्वी को सरस्वती कंठाबाण संस्कृत पाठशाला के नाम से विग्रहराज चतुर्थ ने जिसका निर्माण करवाया था 1153 ईस्वी को, सरस्वती कंठाबाण संस्कृत पाठशाला 1153, जब भारत पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का प्रशासक नियुक्त करते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सरस्वती कंठाबाण संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया और उसके ऊपर गुंबद रूप दिया, गुंबद का रूप दिया, उसे मस्जिद का आकार दे दिया गया, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया इसे। कई मत है 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में कि भाई एक तो 2.5 दिन का पंजाब से का पीर का उर्स लगता था, कुछ कहते हैं कि 2.5 दिन में इसका जो गुंबद का निर्माण हुआ, इतिहासकारों का कुछ मानना है, इससे आपको लेना देना नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो हरि केली नाटक है संस्कृत भाषा में एक नाटक है, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है, और 12वीं के किरातार्जुनियम से प्रेरित होकर लिखा है। 12वीं के किरातार्जुनियम से प्रेरित होकर लिखा है, और ये लिखित है कहां पे? लिखित कहां पे है? कागजों में नहीं है, सब दीवारों पे है। 2.5 दिन के झोंपड़े पे आधा, और आधा इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर के राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लिखा गया। कुछ पद वहां पे लिखे, कुछ पद यहां पे लिखे हुए। अब देखो 12वीं के किरातार्जुनियम से प्रेरित होकर लिखा था, ये बात बता दो। किरात का मतलब क्या होता है? किरात का मतलब शिकारी होता है। किरात का मतलब यहाँ पे शिकारी है। किरात यानी शिकारी। शिव शिकारी का रूप लिए, शिव जो है शिकारी का रूप लिए हुए शिव। इस किरातार्जुनियम की बात करें, किरातार्जुनियम, किरात का मतलब होता ही शिकारी है। किरात का अर्थ, किरातार्जुनियम की बात बता रहा हूं कि किरात का मतलब यहाँ पे शिव होता है। शिव यहाँ पे शिकारी का रूप लिए हुए अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। किसके साथ? अर्जुन के साथ। इसमें शिव शिकारी के भेष में अर्जुन से युद्ध करते हुए बताया गया है। ये नाटक 2.5 दिन के झोंपड़े पर लिखित है, उत्कीर्ण है। आधा भाग राजा राम मोहन राय के स्मारक ब्रिस्टल शहर इंग्लैंड में लिखित है। विग्रहराज चतुर्थ के 2 दरबारी विद्वान हैं,
एक है सोमदेव और एक है नरपति नालय। सोमदेव ने जो कृति लिखी थी ललित विग्रहराज लिखी थी। ललित विग्रहराज क्या लिखी थी? सोमदेव ने ललित विग्रहराज कृति लिखी। तो पूछ लेते हैं कई दफा पेपर में कि ललित विग्रहराज किस प्रकार की कृति है, तो आपको याद रखना है कि ललित विग्रहराज कृति एक नाटक है, एक नाटक है। तो ललित विग्रहराज कृति जो है वो एक नाटक रहेगा। तो इनके दो दरबारी विद्वान हैं, एक का नाम सोमदेव है, एक का नाम नरपति नालय है। सोमदेव ने जो कृति लिखी है उसका नाम है ललित विग्रहराज, और ललित विग्रहराज एक नाटक है। देसल के यहाँ पे एक राजकुमारी है देसल देव, बसंत पाल की पुत्री है, इंदरपुर की राजकुमारी है। दिल्ली के इर्द गिर्द का एरिया होता है इंदरपुर। बसंत पाल की पुत्री, इंदरपुर की राजकुमारी, देसल के स्वाद है। संवाद समझ रहे हो? आपसी बातचीत, आपसी बातचीत। यानी ललित विग्रहराज में किसका उल्लेख है? किस रानी का उल्लेख है? ऐसा भी पूछ ले कि ललित विग्रहराज में किस रानी का उल्लेख है, किस राजा का उल्लेख है? तो ललित विग्रहराज में विसल देव अर्थात विग्रहराज चतुर्थ और इंदरपुर की राजकुमारी देसल जो बसंत पाल की बेटी है, उसकी यहाँ पे आपसी संवाद है। नरपति नालय ने लिखा था, आपको पता है, बिसल देव रासो, सबको पता है, बार बार बता चुका हूं बिसल देव रासो। इसकी भाषा गोडवाड़ी, 4 खंडों में। अब ये भी याद रखना है कि गोडवाड़ी भाषा में, किसमें? गोडवाड़ी भाषा में है, 4 खंड है। 4 खंड भी मैंने आपको बताए थे। और इसके अंदर है विग्रहराज चतुर्थ उर्फ बिसल देव और राजा भोज की पुत्री राजमती का उल्लेख है। 4 खंड है। मैंने आपको बताया था कि पहले खंड में इनका विवाह होता है, इनका मिलन होता है। दूसरे में एक दिन मैंने बताया था कि उड़ीसा चले जाते हैं, विग्रहराज उड़ीसा चले जाते हैं। ये राजमती उसके नाराज हो जाती है, विरह में आती है, बताई थी। अब बोली कि मैं बेसागा चालू बावड़ी के करेगी युद्धवी नाम में। फिर राजमती अपने पापा को बुला लेते चौथे खंड में, यही तो बताई थी मैंने आपको, यही बताया ना। चौथे खंड में अपने पापा को बुला लेती है। आजकल लड़कियां करते हैं पापा इतना करते हैं, फोन गाड़ी तैयार। तो राजमती अपने पिता भोज को बुला लेती है, उसके साथ चली जाती है। और ये कृति जो बिसल देव रासो है, ये कृति वीर रस से ओतप्रोत नहीं है, प्रेम रस आधारित है। किस पर आधारित है? प्रेम रस आधारित है, प्रेम काव्य ग्रंथ है ये। अब ये चंद्रबरदाई वाली बात अपन पहले कर चुके हैं, बाकी अपन होली के बाद मिलेंगे। सभी को होली की राम राम सा, है ना।